और बात करते हैं कायिक जनन की। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन की जो परिभाषा है वो क्या कह रही है, एक बार हम लोग रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, प्रक्रिया को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन क्या है। तो आप सबको याद होगा, आपको बताया था, आप यहाँ से अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, आपको बताया था कि अलैंगिक जनन, ध्यान से देखिए, अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है। ध्यान देने वाली बात है, अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव तो बनेगा, लेकिन किससे? एकल जीव से। मतलब इसमें हमने आपको बताया था कि किसी पेरेंट की जरूरत नहीं होती, किसी भी पेरेंट की जरूरत नहीं होती, किसी पेरेंट की जरूरत नहीं होती। इसमें युग्मक या कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती, साफ साफ लिखा हुआ है। तो अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एकल जनक की आवश्यकता होती है और किसी प्रकार से किसी और जनन कोशिका की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी बात क्लियर? आगे देखते हैं। कई एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक जनन करते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि अलैंगिक जनन किसमें होता है, ऑप्शन दे देगा एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो आपका आंसर क्या होगा? एक कोशिकी में भी होता है और बहुकोशिकी में भी होता है। फिर कह रहा है कि इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में जीव या तो विभाजित हो जाता है या फिर उसका एक हिस्सा नया जीव बनाता है। ध्यान से देखिए, लिखा है इस प्रक्रिया में या तो वो विभाजित हो जाएगा, जैसे आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि एक अमीबा होता है और वो अमीबा ऐसे दो अमीबा में टूटने लगता है और टूटकर दो अलग अलग अमीबा तैयार हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसमें जीव विभाजित हो जाते हैं। एक जीव या तो विभाजित हो जाएगा या तो उससे एक नया हिस्सा जो है वो बन जाता है। तो ये बात सबके समझ में आ गई? आगे चलते हैं। यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ओके, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं रेगुलरली, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से समझ लें। तो बच्चे आगे की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अपने नोट्स को अच्छे से ऐड करते चलना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अब कह रहा है कि अलग अलग प्रकार के अलैंगिक जनन होते हैं। जो अलैंगिक जनन है वो कितने प्रकार के हैं? तो हमने आपको पढ़ाया था कि अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं। उसमें से जो मुख्य प्रकार है वह है पहला विखंडन। आपको याद होगा विखंडन में बताया था कि एक बाइनरी फिजन होता है और एक मल्टीपल फिजन होता है, यानी कि द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। आपको याद होगा द्विखंडन में क्या हो रहा था? एक जीव से दो जीव बन रहा था, और बहुखंडन में क्या हो रहा था? एक जीव से कई सारे जीव बन रहे थे। यहां तक क्लियर है? दूसरी बात हम लोगों ने की थी मुकुलन की, यानी कि बडिंग। बडिंग के बारे में आपको बताया कि जब कोई एक सेल हो और उससे कोई एक छोटी सी कलिका निकलती है, ठीक है, यह भी हम लोगों ने पढ़ा था। तीसरा था स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि बीजाणु का बनना, स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद क्या था? पुनर्जनन। पुनर्जनन मतलब पुनरुद्भवन, इसको हम लोग पुनरुद्भवन कहते थे। अच्छे से इसको कवर कर लो, इसके बाद फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे।
फिर खंडन के बारे में बताया था, फ्रेगमेंटेशन, जिसको सूत्रिका निर्माण भी कह रहे थे। तो तुम देखो बच्चे कि एक ही चीज के कितने सारे नाम हो सकते हैं, एक ही चीज के कितने सारे नाम हो सकते हैं, इतने सारे नाम हैं इसके। तो हमें ये सारे नाम पता होने चाहिए, हमसे एग्जाम में किसी भी नाम से पूछ सकता है। और उसके बाद बात हो रही है आज कायिक प्रवर्धन की, तो आज हम लोगों को इस पे डिस्कशन करना है, कायिक प्रवर्धन पे। तो चलिए फटाक रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विखंडन की। देखिए विखंडन में क्या कह रहा है, अगर आपसे पूछा जाए विखंडन क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? बताया कि विखंडन की जो प्रक्रिया है, इस विखंडन की प्रक्रिया में एक कोश की जीव, ध्यान से यहां देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिएगा। कह रहा है विखंडन की जो प्रक्रिया है उसमें एक कोश की जीव नए जीवों को बनाने के लिए विभाजित होते हैं। ठीक, यह प्रोटोजोआ और कई प्रकार के जीवाणु बैक्टीरिया में होते हैं। तो बेसिकली विखंडन बताया कि 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे। तो जो विखंडन की प्रक्रिया है वो बेसिकली प्रोटोजोआ यानी एक कोश की जो जीव है, जीवाणु बैक्टीरिया आदि में होता है। आगे की बात करते हैं, इसको नोट करते जाइएगा। द्विखंडन, द्विखंडन क्या होता है? तो कह रहा है कि द्विखंडन में एकल जनक कोशिका, ध्यान से देखिएगा, द्विखंडन में एकल जनक कोशिका, जैसा कि आपको पढ़ाया था, आज आपको यहां पे लिखा हुआ मिल रहा है कि द्विखंडन में एकल जनक कोशिका पूरी तरह से विकसित होने वाली बिंदु पर पहुंचकर 2 हिस्सों में बट जाती है। बहुत सिंपल बात है। ऐसा बताया था कि एक सेल होती है, ये एक सेल होगी और ये एक सेल आगे चलकर 2 अलग अलग सेल्स में बंटना शुरू होगी और फाइनली 2 सेल्स ये बनाएगी। तो बहुत बेसिक पॉइंट है, कह रहा है कि 2 हिस्सों में बट जाती है। इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त हो जाती है। देखो ये पेपर में क्वेश्चन भी आया था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी बात है, तो को मैंने पहले दिन बताया था बेटा कि अलैंगिक जनन में जनक नहीं होता, पेरेंट्स नहीं होते, क्योंकि जो जनक है वो क्या हो जाएगा? समाप्त। और 2 नए जीवों का जन्म होता है। इसमें क्या होता है? 2 नए जीवों का जन्म होता है। ठीक, अब एग्जाम्पल क्या है? तो जो बच्चे नहीं लिख पाए थे उन बच्चों को बता दें कि आप एग्जाम्पल नोट कर लें। अमीबा, पैरामीशियम, लेशमैनिया, ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे चले। यहां तक सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया यहां तक? चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुकुलन की। वैसे भी ये सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, मैं आज आपको रिवाइज करा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। थोड़ा विजुलाइज कर देने से, सामने देख लेने से चीजें और आराम से याद हो जाती हैं। ठीक, तो आपके लिए इतना मेहनत किया गया कि आप अच्छे से इसको समझ सकें, समझने के बाद और सीख के और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आपके तो मुकुलन की बात करते हैं। मुकुलन में क्या कह रहा है? अंकुर यानी कि बड, इसको बड बोलते हैं। और बड का मतलब होता है बच्चे छोटा पौधा। तो मुकुलन की जो प्रक्रिया है उसमें एक छोटा अंकुर अपने जनक जीव के शरीर से विकसित होता है और सही समय आने पर वो खुद को उस ऑर्गेनिज्म से अलग कर लेता है। यही बताया था ना, देखिए सामने लिखा हुआ है। क्या एग्जाम्पल था? ये हाइड्रा वाला एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहां आप क्या देख पा रहे हो कि एक हाइड्रा है। ठीक है, इस हाइड्रा में यहां पे एक छोटा सा बर्ड निकला। ये बर्ड धीरे धीरे क्या कर रहा है बच्चे? ग्रोथ कर रहा है। और जब ये बर्ड ग्रोथ करने लगा,
तो ये अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण कर लिया, एक नए जीव के रूप में बन गया। ठीक है, तो सबको क्लियर है? आगे चले। सबको ये दिख रहा है ना क्लियर? अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो आप यस सर लिख दो, मैं समझ जाऊं कि हाँ आपको विजुलाइज तो हो रहा है। एक बार मैं आपके कमेंट में देख लेता हूं। यस, थैंक यू बेटा, भोले पांडे, रुचि राय। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। कल वैसे मैंने ये सब पढ़ा दिया था, लेकिन मैं इसलिए दोबारा से फिर से कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ी बहुत अगर 1-8% भी कोई चीज ऐसी है जो दिमाग में रह गई है तो आप उसको भी सीख लो, क्योंकि एक बार अच्छे से पढ़ लोगे पूरी जिंदगी का काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं मुकुलन से हाइड्रा का। अच्छा, दूसरा एक और प्रक्रिया है, ईस्ट की बात कर लेते हैं। ये डायग्राम जो हम लोग देख रहे हैं ये ईस्ट का है। ईस्ट के बारे में पढ़ाया था, आपको याद होगा, खमीर की बात किए थे, ईस्ट की बात किए थे, आपके खाने वाले ब्रेड की बात किए थे। तो जो ब्रेड बच्चे तुम खाते हो, अगर उसको देखो तो मैंने आपको बताया था कि जो ईस्ट की कोशिका होती है वो सामान्य रूप से ऐसी होती है। फिर आपको याद आया होगा, मैंने डायग्राम बना के बताया था, हाथों से बना के बताया था कि इसमें ऊपर एक ग्रोथ होता है, और फिर आपको बताया था कि किस तरीके से ये बड यहां से अलग होकर के एक नई कोशिका बना लेता है। और आपको याद होगा एक चेन भी बताया था कि इसी तरह से नए नए बड क्या होते हैं, बनते जाते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से बनते हैं, बडिंग की प्रक्रिया होती है। यहां एक बड बन के अलग हो जाएगा और यहां ये चेन के फॉर्म में बनते रहते हैं। तो ये मुकुलन का प्रोसेस है। ठीक, आगे चलते हैं। स्यूडोमाइसेलियम, अब बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि बीजाणु निर्माण के बारे में। तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन है इसका क्या प्रोसेस है, इसको समझते हैं। देखो बच्चे, जो स्पोर फॉर्मेशन है इसको अगर तुम देखो तो लिखा हुआ है कि बीजाणु यानी कि स्पोर का निर्माण एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में होता है। तो सबसे पहली बात क्या हुई कि स्पोर का फॉर्मेशन एक कोशिकी में भी होता है और बहुकोशिकीय में भी होता है, एक चीज। तो क्वेश्चन आएगा कि स्पोर किस में बनता है, तो आपका आंसर होगा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में। दूसरी बात, यह प्रक्रिया किस में हो रही है, पौधों में भी। अब कह रहा है कि बीजाणु के निर्माण में जो पौधा है, जो पेरेंट जनक पौधा है जिसमें बना है, उसमें छोटे छोटे बीजाणु पेटी पाए जाते हैं। बीजाणु पेटी मतलब जिसके अंदर बीजाणु यानी कि स्पोर बनेंगे, जिसको बीजाणु जनन यानी कि स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। उसमें भी एक होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, एक होता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, उस पर भी बात होगी आगे। ठीक है, जब हम लोग पहुंचेंगे प्लांट के अंदर वहां पे इस पर डिस्कशन होती है। ठीक, तो कह रहा है कि स्पोर केस में सैकड़ों प्रजनन इकाइयां, यानी कि यहीं पे सैकड़ों स्पोर बनते हैं। एक बच्चे ने मेरे से परसों की क्लास में पूछा था कि सर कितने स्पोर बन जाते हैं। मैंने कहा था कि ये अनगिनत होते हैं, ये डिपेंड करता है टाइम पे, कितनी बार डिवीजन हो रहा है। फिर कह रहा है कि जब ये बीजाणु पेटी फटती है, याद आया आपको बताया था कि जब ये पेटी फटती है तो हवा, जमीन, भोजन या मिट्टी पर ये बिखर जाते हैं, और जहां ये बिखरेंगे वहां से ये नए पौधे क्या करेंगे, जन्म दे देंगे। तो ये प्रक्रिया बीजाणु निर्माण की है, स्पोरुलेशन की है। आई होप कि ये नोट्स से आप अपनी कॉपी अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, आप लिख पाएंगे कि आपको लिखना कैसे, समझने का काम तो पहले ही हो गया था।
इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चे। देखो एग्जाम्पल में सबसे पहले बात करते हैं राइजोपस, दूसरा है म्यूकर। तो म्यूकर, राइजोपस ये सब कवक है। कवक मतलब फंगस। तो इन फंगस में जो जनन की प्रक्रिया हो रही है वो स्पोर फॉर्मेशन हो रही है। जैसे कि इस डायग्राम को तुम देखो, इस डायग्राम को अगर तुम देखो तो तुम क्या पाते हो कि ये कवक है और इस कवक में ऊपर यहां पे स्पोरेंजियम है। ये कवक का स्पोरेंजियम है। अब इस स्पोरेंजियम को जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम क्या पाओगे कि इसके अंदर ही छोटे छोटे स्पोर्स बन रहे हैं। इसको बीजाणुधानी कहते हैं। और इस बीजाणुधानी के अंदर छोटे छोटे बीजाणु तैयार हो रहे हैं, छोटे छोटे बीजाणु बन रहे हैं। और जब वो पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे तो ये बीजाणुधानी फट जाएगी और यहीं से सारे स्पोर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात किया राइजोपस और म्यूकर के बारे में। तो राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। कई बार पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि ब्रेड मोल्ड किसे कहते हैं, राइजोपस को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रेड मोल्ड है राइजोपस, ये खास करके इस विधि से ही अपने जनन का काम करता है। अब बात करते हैं पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन को जल्दी से रिवीजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि पुनर्जनन की प्रकृति अलैंगिक है। कैसी है? अलैंगिक है। फिर कह रहा है कि इस प्रक्रिया में अगर जनक जीव का शरीर यदि कहीं से कट जाए, ध्यान से देखिएगा बच्चे, अभी इसके तुरंत बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे हम, ध्यान दीजिए। कह रहा है, हेलो ध्यान दीजिए बच्चे, कह रहा है कि जनक जीव का शरीर यदि कहीं से कट जाए तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा पुनर्जनित हो जाता है। कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा पुनर्जनित हो जाता है। पुनर्जनित हो जाता है मतलब फिर से बन जाता है। यही लिखवाया था हमने कल, बोल के लिखवाया था, आज लिख के बता रहा हूं। अच्छे से कॉपी पे नोट कर लेना, ये सब चीजें परीक्षा में पूछी जाती हैं, आपको लिख के बताना है। तो कह रहा है कि अगर कहीं से कोई चीज कट जाए तो वो फिर से बन जाएगा और अपने शरीर के हिस्से से एक नया जीव बन जाएगा। अच्छा, अब कल बच्चों ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो ये तुम्हारा आंसर, यहां से तुम्हारा आंसर मिल गया। ऐसा इसलिए होता है कि जब किसी जीव का शरीर पुनर्जनन से गुजरता है, देखो यहां लिखा हुआ है, पुनर्जनन से गुजरता है तो उसमें कटान होता है और फिर कटे हुए शरीर के हिस्से की कोशिकाएं, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कटे हुए शरीर की कोशिकाएं तेजी से विभाजित हो जाती हैं। शायद तुम्हें याद न हो, मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुमने देखा है कभी गुलाब के पौधों को काट साइड से काट देते हैं और जितना छांटते हैं उतनी तेजी से ग्रोथ करता है। घास है, घास को जितना काटो उतनी तेजी से ग्रोथ करेगा। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, चलो उस रीजन पे भी बात कर लेते हैं। वैसे रीजन ये है बच्चे कि जब हम किसी भी पौधे के किसी भी भाग पे चोट करते हैं तो वहां पे उसके हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और जब उसके हार्मोन्स एक्टिव हो जाएंगे तो उस एक्टिव हार्मोन्स की वजह से वहां पे विभाजन की प्रकृति तेज हो जाएगी। ध्यान से सुनना, जब कहीं काटोगे, मान लो ये कोई पौधा है, इसकी टहनी को हमने काट दिया, यहां से काट दिया, तो इस पॉइंट ए पर इसका हार्मोन एक्टिव हो जाएगा और वो एक्टिव हार्मोन कोशिका विभाजन तेजी से कराने लगेगा और कोशिकाओं का बॉल बना लेता है और इसके बाद अपने अंगों और शरीर के हिस्सों का निर्माण कर देता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? नोट कर लेना अच्छे से। ठीक, आगे चले। अब कह रहा है कि हिस्सों के निर्माण के लिए उचित स्थानों पर पहुंचकर अपनी जो संरचना है वो बना देगा। पुनर्जनन की प्रक्रिया क्वेश्चन आया था कि किसमें होती है, आपका आंसर है प्लांट और एनिमल
दोनों में होती है। ठीक, चलिए आइए एग्जाम्पल दिखाते हैं। प्लेनेरिया में ये आप देखो, ये प्लेनेरिया है। इस प्लेनेरिया में पुनर्जनन के बारे में बताया था, हाइड्रा का भी प्लेनेरिया का भी। इस प्लेनेरिया को बॉडी 3 पार्ट में काट दी गई, देख लो ध्यान से, 1 2 3। इसका शरीर 3 भागों में काट दिया गया है और रिजल्ट क्या मिल रहा है? तीनों भाग से 3 अलग अलग प्लेनेरिया रीजनरेट कर गए, मिल गए, बन गए। ठीक, तो दैट इज द इंपॉर्टेंस, ये इसका फायदा है। आगे चला जाए, कितनी अच्छी चीज है ना, जितने भागों में काट दिया जाए उतने सारे ऑर्गेनिज्म तैयार हो गए। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया? सभी लोगों को क्लियर हो गया? यस सर लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। यस सर मत लिखो, यस सर ऑलरेडी बहुत सारा लिखा हुआ है। क्लियर लिख दो, क्लियर लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि सारे बच्चों को क्लियर होते जा रहा है। ओके बेटा, तो मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं यहां पे, आप क्लियर लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्लियर होता जा रहा है, और फिर कमेंट्स में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं खंडन की। ओके ओके, खंडन की कह रहा है कि खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है। तो खंडन किसमें होता है? बहुकोशिकीय। ध्यान देना, खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है, एक कोशिकीय जीवों में खंडन नहीं होगा। तो याद रखना है, खंडन की प्रक्रिया किसमें होती है? बहुकोशिकीय। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सुनने में देखने में बड़ा आसान लगता है। अब खंडन तो पढ़ा दिया था, लेकिन अगर पेपर में पूछ दे कि खंडन किसमें होता है, तो ध्यान रखना है कि खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है, चाहे वो पौधे हो चाहे वो जानवर हो। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है? इसमें बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर 2 या अधिक टुकड़ों में बट जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। मैंने आपको बताया भी था कि एक अगर ये स्पाइरोगाइरा है और इसके छोटे से टुकड़े ले लें तो ये टुकड़ा भी कुछ दिन के बाद ग्रोथ कर जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे स्पाइरोगाइरा। ओके ठीक, बहुत बढ़िया बच्चे, सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा बात है बच्चे, बहुत मेहनत कर रहे हो, और तुम लोगों के मेहनत से मुझे ताकत मिलती है कि मैं और मेहनत से तुम लोगों को चीज़ें बता सकूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सी एनीमोन एक जीव है, इसमें भी आपको खंडन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि स्पाइरोगाइरा का पौधा है, आप देख सकते हैं, इसके अगर 3 टुकड़े कर दिए जाएं तो 3 स्पाइरोगाइरा बन करके तैयार हो जाते हैं। ये सब क्या है? कायिक जनन जो है खंडन प्रदर्शित करते हैं। अब चलते हैं बच्चे कायिक जनन की तरफ। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हमने अभी आपको बताया कि जब कुछ न याद हो, अगर आपको कुछ नहीं याद है, अगर आपको कुछ नहीं याद है, कोई परिभाषा नहीं याद है, केवल इसको याद कर लो कि अलैंगिक भाग से नए जीव बन जाएं तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इससे भी काम चल जाएगा। किसी भी लैंगिक जीव जंतु की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। जब अलैंगिक भाग से नए जीव बन जाएं तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन सिर्फ पौधों में होता है। एक बात सब नोट करने लायक बात है, कायिक प्रवर्धन में पुराने पौधों के हिस्से, जैसे मैंने आपको बताया था तना,
जड़, पत्ती का प्रयोग करते हैं और हम उससे नए पौधे बनाते हैं। पुराने पौधों में निष्क्रिय स्थिति में मौजूद जो अंकुर है वो जब अनुकूल स्थिति पाता है, जैसे नमी हो गया, तापमान हो गया, है ना, तो वो नए पौधों के रूप में विकसित हो जाता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि पौधों के तना, जड़ और पत्ती से अगर नए पौधे बनने लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? कायिक जनन बोलेंगे। आइए आगे चलते हैं, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि हरी घास, ब्रायोफिलम की पत्ती, मनी प्लांट की पत्ती, आलू, प्याज, केला, ये सब क्या है? सब कायिक जनन है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो, आप इस चित्र में देखो, ये कायिक जनन दिखाता है। कायिक जनन के कई प्रकार हैं, सब पे बात करेंगे आराम से। इसमें इस आलू में आप देखिए, ये जो छोटी छोटी आलू की आंखें हैं जिसको आइज कहते हैं, इस आलू को मिट्टी के अंदर लगा दिया गया तो ये जो छोटी छोटी आंखें हैं इनमें से छोटे छोटे बर्ड्स निकल रहे हैं। आपने कई बार ऐसा देखा भी होगा कि अगर आलू है ऐसे, और इसको अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद इसमें से ऐसे ऐसे ग्रोथ होने लगता है और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे इसमें से नया आलू का पौधा निकल जाएगा। इसी तरह से अदरक में भी आप देख सकते हो, हल्दी में भी देख सकते हो। चलो अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, देख करके बताओ कि वो किस चीज का एग्जाम्पल है, मतलब किस चीज का डायग्राम है। इसमें भी देख सकते हो। ये 3 नंबर किस चीज का डायग्राम में बताओ जल्दी से। चार नंबर किस चीज का डायग्राम में बताओ। और सबसे इंपॉर्टेंट 5 नंबर का डायग्राम, जो बता देगा मैं समझ जाऊंगा कि वो बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ता है। 3, 4, 5, 3 नंबर पे किस चीज का डायग्राम बना हुआ है? वाह भाई, शुगर केन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शुगर केन, दीपा शुगर केन, वेरी गुड। कांक्षा जायसवाल शुगर केन। ऑनियन, वेरी गुड बेटा, सही बात। तो अच्छा सभी लोग बता दो 5th नंबर पे कौन सा डायग्राम है? 5th नंबर पे, ये 5th नंबर पे मैंने क्या बनाया? अगर देख के पहचान ले बिना नाम के तो ही डायग्राम बनाना सफल है ना? तो जरा बता दो तो ये 5 नंबर पे क्या बना हुआ है? पांच नंबर लास्ट वाला किस चीज का है? ओके गुड, एक आंसर आ गया मेरे पास जयप्रकाश का। बहुत बढ़िया बच्चे, इट इज ब्रायोफिलम, है ना? तो मेरे कहने का मतलब बड़ा आसान है बच्चे, आप लोग समझ रहे हो बहुत बढ़िया से, और बड़ा मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में, क्योंकि जब कोई समझता है तो उसको बताने में और अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने बना दिया। तो अभी हम लोग जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं कि आलू से या अदरक से या हल्दी से या शुगर केन यानी कि गन्ना, प्याज, लहसुन, है ना, इसके अलावा ब्रायोफिलम की पत्ती, ब्रायोफिलम की पत्ती, इन सब में हम क्या देख सकते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक जनन। इन पौधों को अगर रख दिया जाए तो यहीं से नए पौधे निकलने लगेंगे। प्याज को आप ऐसे ही रख दो, नीचे से हरा हरा निकलने लगता है। लहसुन को रख दो, नीचे से हरा हरा निकलने लगता है। यहाँ पे शुगर केन है, इस वाले पार्ट को अगर काट के मिट्टी में लगा दिया जाए तो यहीं से नया पौधा होने लगेगा। आलू के ये सारे भाग हैं, इनको काट के लगा दिया जाए तो नए आलू के पौधे हो जाएंगे, है ना?
इसी तरह से अदरक और हल्दी। तो ये क्या दिखाता है? कायिक जनन को दिखाता है। अब जैसे कि अभी हमने जो आपको एग्जाम्पल दिखाया उसमें कह रहा है कि आलू के कंद, कंद यानी ट्यूबर, आलू क्या है? ट्यूबर है। तो आलू के ट्यूबर के पौधे में कायिक प्रवर्धन हो सकता है। ब्रायोफिलम की पत्ती से भी छोटे छोटे पौधे जो हैं वो निकलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे कृत्रिम संवर्धन। बहुत सही, कुछ बच्चों ने आंसर दिया भी है। दीपा, अजूबा, हर्षित, ब्रायोफिलम, आदित्यराज। ठीक है बेटा, इसी को अजूबा के पत्ते भी कहते हैं, कुछ लोग इसको अजूबा कहते हैं। असल में अजूबा इसलिए कहते हैं कि जब भी ये कहीं टूट के गिरता है तो ये अजूबा ही है ना भाई, नए पत्ते से नए पौधे निकल जा रहे हैं, है ना। अच्छा, आगे चलते हैं, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। अब कह रहा है कि कृत्रिम प्रवर्धन, पौधों में जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है? कृत्रिम प्रवर्धन का मतलब नेचुरल, प्राकृतिक तरीके से हटकर कुछ मानव निर्मित तरीके। फटाक से देख लेते हैं। कह रहा है जब मानव निर्मित पद्धतियों का प्रयोग कर एक पौधे से कई नए पौधे बना दिए जाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम तरीका बोलते हैं। ठीक, जैसे क्या क्या होता है इसमें? इसमें 3 तरीके हैं। एक है कलम लगाना, दूसरा है लेयरिंग और तीसरा है ग्राफ्टिंग। तो एक एक करके सबको सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कलम लगाना। कह रहा है कलम लगाने में किसी भी पौधे के छोटे से हिस्से को, जैसे कि जो तना है, जैसे गुलाब का पौधा ले लो, बेसिक सा, मान लो ये गुलाब का पौधा है। इस गुलाब के पौधे की टहनी है ना, इसकी टहनी को ऐसे तुम काट दो। काट करके जो टहनी मिली उसको पेंसिल से छील कर थोड़ा सा नुकीला बना लो और उसको मिट्टी में लगा दो। तो कह रहा है कि इस प्रक्रिया में किसी भी छोटे हिस्से जो तना या पत्ती का है उसको काट कर थोड़ा सा हल्का सा साफ करके मिट्टी में लगा देंगे तो आप देखेंगे कि उससे नए पौधे निकलने लगे। बड़ा आसान है, आप घर पे करके देख सकते हैं और आप किए भी होंगे। बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बचपन से पौधे, जंतु, इन सब का लगाव होता है। बोगेनवेलिया, गुलदाउदी, इस खास करके गुड़हल, गुलाब, है ना, इन पौधों में हम खास करके इस तरह के प्रोसेस को देख सकते हैं। तो ये बच्चे सबको समझ में आ गया ना कटिंग वाली बात। आगे चले हम लोग। कटिंग क्लियर हो गया सबको? आगे चले। अब बात करते हैं लेयरिंग की। ये देखो कटिंग का डायग्राम है। इस कटिंग के डायग्राम में तुम क्या कर सकते हो? देखो इसमें हमने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा काट करके किसी भी पौधे का, जैसे मान लो गुलाब है तो उसकी एक टहनी हमने काट ली और उस गुलाब की एक टहनी को काटने के बाद उसको हमने थोड़ा सा साफ करके हल्का सा नाइफ से ऐसा नोकीला बना देना है, जैसे ये पेंसिल देख रहे हो ऐसी नोकीला, और फिर इसको मिट्टी में लगा देना है। और सही इन्वायरमेंट मिलने पे तुम देखो ये ग्रोथ करने लगेगा और एक बड़े पौधे के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये बड़े पौधे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या हो गया, ग्रोथ कर गया। ठीक है, तो ये कहलाता है कटिंग। ठीक, यानी कि कलम लगाना। अब इसके बाद बात कर रहे थे लेयरिंग की। आ जाओ लेयरिंग पे बात कर लेते हैं। हेडिंग डाल दो लेयरिंग। तो दिस इज कटिंग और अभी बात करते हैं लेयरिंग की। अगला प्रोसेस है लेयरिंग। कह रहा है कि लेयरिंग में
लेयरिंग में जनक पौधे की शाखाओं को मिट्टी में इस प्रकार डाला जाता है कि उस शाखा का एक हिस्सा मिट्टी के बाहर की ओर हो और मिट्टी के भीतर वाली शाखा के हिस्से पर एक नया पौधा जो है वो निकल जाती है। आ जाओ लेयरिंग करके दिखाते हैं। लेयरिंग जो है करके देख लो कि ये कोई पौधा है, ठीक। इस पौधे में क्या होगा, इस पौधे में कई सारी टहनियां हैं, तो इसकी एक टहनी को ले लो और उस टहनी पे पत्थर बांध दो ताकि वो ऊपर न जाए, और पत्थर बांधने के बाद इसको थोड़ा सा छील दो, साफ कर दो, और साफ करने के बाद इसको मिट्टी से क्या करो, दबा दो। जब इसको मिट्टी से दबा दोगे तो कुछ दिनों के बाद यहां से एक नया पौधा निकलता हुआ दिखाई देगा। फिर क्या करना है, इस मिट्टी को हटा के उतने पार्ट को काट कर एक गमले में फिट कर देना है, और जब इसको हम एक गमले में लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा पौधा तैयार हो गया। देखो लेयरिंग से एक फायदा है, कटिंग में क्या था, तुमने एक टहनी काटी, लगा दिया, अगर वो नहीं लगा तो वो टहनी तो बर्बाद हो गई। लेकिन लेयरिंग में फायदा ये है कि अगर हम इसको लगा देते हैं और अगर बाई चांस ये नहीं भी हुआ तो पत्थर हटाओ, ये पौधा कम से कम जितना था उतना तो रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं कटिंग से अच्छा लेयरिंग होता है, क्योंकि लेयरिंग में हम किसी भी मिट्टी में कपड़े से, टिश्यू से या किसी और जिससे न्यूट्रिशन मिल सके, पोषण मिल सके, ऐसी चीज़ों से उसको लेयर कर देते हैं, मतलब टहनी को छुपा देते हैं, और वहाँ से वो टहनी की कोशिकाएं पोषण प्राप्त करके एक नया ग्रोथ बना लेती हैं और फिर उसको हम गमले में लगा देते हैं, ठीक। तो यही बात देखिए वहाँ पे कह रहा है कि लेयरिंग में जनक पौधे की शाखाओं को मिट्टी में इस प्रकार डाला जाता है कि उस शाखा का एक हिस्सा मिट्टी के बाहर की ओर और दूसरा अंदर की ओर होता है, ठीक है। तो इस विधि से किसके बनाते हैं, जैसे चमेली हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, रसभरी, इंडियन स्ट्रॉबेरी कहते हैं इसको, जिजीफस जुजुबा नाम है रसभरी का साइंटिफिक नेम, ठीक। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, ओके। तो बच्चे आज के क्लास की समय यहीं पे समाप्त हो रही है। तो आज की क्लास में जो भी चीज़ें बताई गई, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत एंजॉय किया होगा अपने क्लास को, और आप सब जिस तरीके से कमेंट्स दे रहे हैं और जिस तरीके से लगातार एक्टिव बने हुए हैं, ये देख के भी खुद को बहुत खुशी हो रही है और अपने को भी बहुत एनर्जी मिलती है कि आपको और बेहतर तरीके से हम लोग एनर्जी से चीज़ों को बता सकें। बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपके कमेंट्स हैं उसको ज़रूर बताया करें। आपको फिर से बता दें कि जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है उनको एक व्हाट्सएप नंबर पे ऐड किया जा रहा है। अगर आपने अब तक व्हाट्सएप नंबर पे अपने आप को ऐड नहीं किया है तो आप जल्दी से ऑफिस में कॉल करके एक बार उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने आप को ऐड ज़रूर करा लें। उसके कई फायदे हैं, वो भी आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल कुछ और बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।